देखिए आज चलिए जो चैप्टर फर्स्ट हमारा एंड हुआ था उस चैप्टर का हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, यानी कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं जिससे हमारे कुछ जो फार्मूले हैं वो क्लियर हो जाएं, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं कि एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो जो फर्स्ट चैप्टर होता है सॉल्यूशन, और जो सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल एंड द थर्ड वन इज केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 यानी जो एथिलीन ग्लाइकॉल है वो 20% उसका द्रव्यमान उपस्थित है। देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल का जो फार्मूला होता है वो होता है CH2OH CH2OH, ठीक है। तो C2H6 और O2। तो यहाँ पे इनके जो मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज का कैलकुलेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अब मोल प्रभाज का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि जिस भी कंपोनेंट का आप निकाल रहे हो मोल अंश, आप उसके मोलों की संख्या लेते हो और बटे में उस जो है विलयन के टोटल मोलों की संख्या लेते हो। सबसे पहले यानी हमें, अब क्योंकि एक विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। अब विलेय हमारा जिसकी मात्रा कम होती है, देखिए यहाँ 20% अमाउंट जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का है, इसका मतलब जो बाकी का 80% है वो हमारा जल होगा यानी पानी होगा। तो इसमें हम इसकी मात्रा कम है तो हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल क्या हुआ, विलेय हुआ। तो सबसे पहले हमें विलेय यानी ग्लाइकॉल की मोलों की संख्या निकालनी है, फिर उसके बाद हमें जल यानी पानी की मोलों की संख्या निकालनी है। देखिए अगर आपको विलायक नहीं दिया जाता है तो आप सीधे सीधे वाटर को विलायक के तौर पर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, यानी जितना भी मान होगा उसका 20% आप ग्लाइकॉल को मानोगे। अगर देखिए आपको कोई इसकी डेफिनेट मात्रा तो दी नहीं गई कितनी क्वांटिटी हुई, तो हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम है, ठीक है। जो हमारा विलायक है, विलायक का जो भार है वो कितना होगा। अब क्योंकि हमने मान लिया कि जो विलयन है ये हमारा 100 ग्राम का है, तो हमारा विलायक कितना हो जाएगा, 20% ग्लाइकॉल है। 100 का 20 निकालोगे तो -20 कर दो, तो मतलब 100 का 20 अगर आपको निकालना है तो 100 में से अगर आप 20% निकालोगे तो वो आएगा 20। और अगर आपको विलायक का निकालना है तो उसमें टोटल वाले में से घटाना पड़ेगा, तो टोटल वाले में से 20 घटाओगे, टोटल बचा 80। अब विलायक का भार मिल गया, अब विलायक का मोल भी निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, विलायक का भार हमने मान लिया 80, और विलेय हमारा कौन सा है, ग्लाइकॉल। अब विलेय ग्लाइकॉल कौन सा है, ग्लाइकॉल है C2H6O2। इसका भार कितना आया है, अब क्योंकि ये 80 है और ये 20 है तो टोटल हमने मान रखा है 100 ग्राम, क्योंकि अभी मैं यहाँ कुछ दे नहीं रखा तो मान लेते हैं कि 100 ग्राम है। इसमें जो 20 ग्राम ये इसका हो गया, बाकी का जो बचा वो पानी, और पानी हमारा क्या है, विलायक। अब ये 20 ग्राम हो गया, ठीक है। तो हमने ग्लाइकॉल को मान लिया 20 ग्राम और वाटर को मान लिया 80 ग्राम। अब इन दोनों की मोल संख्या भी निकाल लेते हैं। मोल की संख्या अगर आपको निकालना है, मान लीजिए विलायक के मोल की संख्या को आप मान लीजिए N2 और विलेय की मोल की संख्या मान लीजिए आप N1, ठीक है। अब इसकी मोल की संख्या निकालना, मोल संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, ठीक है। तो दोनों में सेम ही फार्मूला लगेगा। मोल की संख्या निकालने का ये कॉन्सेप्ट ही होता है कि भार बटे अणुभार। अब भार हमें यहाँ दे रखा है 80 ग्राम, अणुभार कैसे निकालेंगे, अणुभार होता है H2O। देखिए ये देखिए H2O अणुभार कैसे निकालते हैं, जो टोटल होता है सभी के परमाणु भार को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का अणुभार परमाणु भार होता है 1, प्लस कर देते हैं ऑक्सीजन का होता है 16। कितना हो गया, क्योंकि अब यहाँ एक ही है तो हम 1 से इंटू कर देंगे, तो 2 ये हुआ और ये कितना हो गया, टोटल 18, ठीक है। सेम ऐसे ही ग्लाइकॉल का भी इसी में निकाल देते हैं, क्योंकि हमें ग्लाइकॉल की भी आगे जरूरत होगी। तो ये कितना है, C2H6O2, यानी हमें फार्मूले से ये अणुभार निकालते हैं। तो कार्बन का होता है 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस ऑक्सीजन यहाँ 2 है और इंटू कर देंगे, ऑक्सीजन का होता है टोटल 16। ये पूरा टोटल करेंगे तो 2 दूनी 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 32। अब इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 62, यानी जो ग्लाइकॉल का अणुभार आएगा वो 62 होगा और H2O का अणुभार होगा 18। इस चीज़ को याद रखिए। अब यहाँ सेम चीज़ देख लेते हैं, भार बटे अणुभार। अब हमने H2O का निकाला था 18, तो इसको 80 को भाग करेंगे 18 से, टोटल आएगा 4.44, ठीक है। अब सेम चीज़ इसमें भी कर लेते हैं, N1 निकालते हैं, यानी अब इसका भार और इसका अणुभार लेंगे। इसका भार हमने कितना मान रखा है 20 ग्राम, और अब इसका अणुभार कितना हमने यहाँ पे निकाला था 62। तो अब इसको हम इससे भाग कर देंगे तो टोटल आएगा 0.322, ठीक है। अब हमें N1 भी मिल गया और N2 भी मिल गया। अब हम निकालते हैं विलायक का मोल प्रभाज। हम मान लेते हैं कि विलायक का मोल प्रभाज हमारा, अब क्योंकि इसको N1 मान लिया तो हम सिंपली मान लेते हैं कि जो विलेय यानी ग्लाइकॉल का जो मोल प्रभाज है हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, XC2H6O2। ये कितना होता है, अब ये जो होता है, अब ये इसके यानी अब क्योंकि हम किसका ले रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल का ले रहे हैं, तो फार्मूले के हिसाब से मोल प्रभाज का मतलब होता है कि मोल प्रभाज बराबर हो जाता है उस अवयव के मोल की संख्या बटे टोटल विलयन के मोलों की संख्या। अब क्योंकि एक विलयन दो चीज़ मिलकर बनता है, विलेय और विलायक, और यहाँ हमने विलेय का मोल निकाला, विलायक का मोल निकाला, यानी अगर आपको विलयन का निकालना है तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल N1 प्लस N2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4.44 प्लस 0.32, और ये टोटल आएगा। इसको आप ऐड कर दूँ तो जो आएगा वो इसको ऐड कर दो, 0.32246437
4.7, ठीक है, 4.732 समथिंग आएगा। तो ये हो गया हमारा विलेन के मोलों की संख्या। अब सबसे पहले किसका ग्लाइकॉल का मोल प्रभाव निकाल रहे हैं, तो ग्लाइकॉल का मोल प्रभाव बराबर हो जाएगा, ग्लाइकॉल अगर आप निकाल रहे हो C2H6O2, ग्लाइकॉल यानी मान लेते हैं N1 अपॉन विलेन N1 प्लस N2, ठीक है। N1 कितना हमने निकाला है 0.322 अपॉन N1 कितना है हमारा 0.322 प्लस N2 कितना है हमारा 4.44। इसको टोटल आप करोगे तो आ जाएगा 0.322 अपॉन 4.762 और इसको आप टोटल डिवाइड करोगे तो आएगा 0.068 समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोल प्रभाव यानी मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गई थी, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मैं ग्लाइकॉल का निकाल रही हूँ। तो आप जिस भी अवयव का, चाहे आप विलेय का निकालो या विलायक का निकालो, बस इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर आप विलेय का निकालो तो विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन के मोल की संख्या लोगे, विलायक का निकाल रहे हो तो विलायक के मोल की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, यानी जो अवयव होगा उसके मोल की संख्या बटे टोटल जितना होगा विलयन में उसके मोलों की संख्या को आप डिवाइड कर दोगे और वो आ जाएगा आपका एग्जैक्ट उस अवयव का मोल प्रभाव आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विलेन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 400 ml विलेन में घुला हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, विलेन की मोलरता यानी कैपिटल M निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमारा, क्योंकि इसकी मात्रा कम है 5 ग्राम है और इसका 450 ml है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा विलेय है। NaOH हमारा विलेय है, तो सबसे पहले हमें इसका भार कितना चाहिए, क्योंकि मोलरता है तो ऑब्वियसली इसमें मोलों की संख्या की जरूरत होगी। हम निकाल लेते हैं NaOH का भार कितना है 5 ग्राम, NaOH का भार यानी हमारा विलेय जो है, आप ब्रैकेट में लिख लो विलेय, इसका भार आपको कितना दे रखा है 5 ग्राम। अब इसी का अणुभार भी हमें जरूरत होगी क्योंकि मोल की संख्या निकाली हो, मोल की संख्या का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। अब अणुभार कैसे निकालोगे, तो Na का जो फार्मूला, मतलब Na का जो वेट होता है उसको ऐड करो मास को, और ऑक्सीजन का जो मास होता है उसको ऐड करो, और जो हाइड्रोजन का मास होता है उसको ऐड करो, टोटल ऐड कर लोगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। ये टोटल आपका 40 आ जाएगा। अब हमें निकालना है मोलरता। मोलरता का फार्मूला होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मोलरता में ध्यान दिया जाता है कि जो विलयन का आयतन होता है वो लीटर में होना चाहिए। विलयन हमारा 450 ml, यानी जो विलयन का आयतन दिया गया है, V जो दिया गया है वो 450 ml में है, मिलीलीटर में है। अगर आपको इसको लीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ करना चाहो तो आप सीधे 450 बटे 1000 भी लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट इस फार्मूले में भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, ठीक है। विलेय के मोल के निकालने के लिए भार बटे अणुभार करना है, तो हम कर लेते हैं ये 5 और इसका अणुभार कितना आया है 40 बटे विलयन का आयतन कितना है 450 ml, और हमें इसको लीटर में चेंज करना है तो हम कर देते हैं 1000। अभी क्या होता है, ये क्रॉस इंटू हो जाता है, तो यानी 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 450, यानी 5 गुणे 1000 और 40 गुणे 450। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 9 45, अभी टोटल कितना आ रहा है 10 और 9 36। अब इसको आप टोटल भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.27 समथिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 36 है, अभी ये 0 बढ़ाओगे तो अब ये 100 हो जाएगा, ये फिर 2 बार जाएगा और फिर उसके बाद आगे कैलकुलेशन आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का जो सिंपल सा फार्मूला होता है वो आप एसिटिक एसिड कह सकते हो, यानी CH3 COOH, ठीक है। मतलब होता है एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन विलेन की, मतलब बेंजीन में विलेन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। यानी आपका विलेय कौन सा है एथेनोइक अम्ल है, और आपका जो विलायक है वो कौन सा है बेंजीन है। तो हमारा विलेय कौन सा है CH3 COOH का भार कितना दिया गया है 2.5 ग्राम, ठीक है। और विलायक का जो भार है वो कितना है 75 ग्राम, ठीक है। अब क्योंकि मोलों की संख्या निकालनी है तो हमें विलेय मोलों की संख्या की नीड होती है, तो हम एथेनोइक एसिड का अणुभार भी निकाल लेते हैं कि इसका अणुभार क्या होता है, ठीक है। एथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3 COOH, एसिटिक एसिड। कार्बन का होता है 12 गुणे 3 गुणे 1 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1 ऑक्सीजन और 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 12 और ये 3 कितना हो गया 15 16 16 32, मतलब आप टोटल इसको ऐड कर लीजिए तो ये कितना आएगा 60, ठीक है। 16 दूनी 32 और ये 15 और 1 ये 16 48 48 को 12 60, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का जो अणुभार है वो कितना आ रहा है 60। अब अगर सबसे पहले अगर आप मोल की संख्या निकालना चाहोगे, मान लीजिए आप मोल की संख्या मान लेते हैं n, और इसके लिए हम लिख दें CH3 COOH, ठीक है। क्या होगा ये 2.5 अपॉन
60। चाहे आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए, आप सीधा फार्मूला रख दीजिए। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, वो भी अगर ग्राम में है तो आपको 1000 से इंटू करना होगा, और अगर किलोग्राम में है तो 1000 से इंटू की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में है तो आपको 1000 से इसमें गुणा करना होगा। अब इसको बराबर लिखेंगे तो विलेय के मोल कितना है, अगर आप चाहें तो इसको आगे यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये टोटल आ जाएगा 0.004 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अभी और ये जो है आपका, आप जो है इसको आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो ये विलेय के मोल कितना है 0.04 अपॉन विलायक का भार कितना है 75, और इसको 1000 से आप इंटू कर दीजिए, और जब आप टोटल इंटू कर देंगे तो 0.55 समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इससे पहले जो मोलरता निकाली थी ये आएगी मोल पर लीटर में, ठीक है। वो लीटर में आता है और वो किलोग्राम में आता है। अब इसमें जो एक और क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेते हैं। यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिली मोल N2 गैस विलीय होगी। देखिए, इसमें जो है हेनरी का रूल मैंने एक पढ़ाया है, बताया कि हेनरी का रूल कैसे काम करता है। अब यहाँ देखिए तो प्रेशर नाइट्रोजन का दिया गया है 0.987, ठीक है, और KH दिया गया है। अगर आप फार्मूला आपको याद होगा तो इसका फार्मूला होता है P = KH इंटू मोल प्रभाज, यानी X यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन है। अब हमारे पास P है, KH है, लेकिन मोल फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, यानी हमें मोल फ्रैक्शन ही चाहिए होगा। अगर आप मोल फ्रैक्शन का जो है वो कीजिए, मतलब सबसे पहले हमें जो है नाइट्रोजन की अगर आपको अकेली मात्रा निकालनी है तो सबसे पहले हमें उसकी मोल प्रभाज की गणना करनी होगी, क्योंकि मोल प्रभाज की आप गणना कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है टोटल विलयन में मतलब कितना मोल है। फिर उसके बाद उसमें से आप जो है जो आपका विलायक है, जल है, उसकी मोलों की संख्या निकाल के आप उसमें से विलयन से टोटल से घटा लोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो है N2 कितनी, मतलब N2 के मोलों की संख्या कितनी है। अब सबसे पहले हमें चाहिए होगा X, यानी चाहिए होगा मोल प्रभाज, क्योंकि N2 की बात होती है तो हम N2 का ही मोल प्रभाज निकाल लेते हैं, क्योंकि N2 का ही में सब यहाँ दे रखा है। और तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं XN2 यानी मोल प्रभाज नाइट्रोजन का निकालना है। तो क्या होगा, पहले सबसे पहले होता है नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे टोटल। अब क्योंकि इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, X यहाँ रोकिए और ये इसके बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा P/KH, है ना, यानी क्योंकि नाइट्रोजन के तो नाइट्रोजन का प्रेशर बटे नाइट्रोजन का जो KH आया है वो। अब इसका P कितना है 0.987, और इसका जो KH है वो कितना है 76.48। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये किलो बार में है और ये बार में है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर इसको हमें बार में चेंज करना है तो इसको इंटू कर देंगे 1000 में, ठीक है, यानी ये किलो बार में 1000 बार होते हैं। अब अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब इसमें हमारा मोल प्रभाज तो आ गया। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि 1 लीटर, वैसे भी इसका एक तरीका होता है, 1 लीटर H2O में जो है मोल जो होते हैं, मोल नंबर ऑफ मोल 55.5 होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी ध्यान दोगे तो H2O का भार कितना होता है, मान लेते हैं, क्योंकि 1 लीटर वॉल्यूम के लिए ले रहे हैं तो मान लेते हैं 1000 ml है, ठीक है, और इसका अणुभार कितना होता है 18। अब इसको भाग करोगे तो ये 55.5 समथिंग आएगा, तो हमारा ये यहाँ 55 मोल है, ठीक है। अब हमारा जो है H2O का मोल इतना आ गया। अब क्योंकि मान लेते हैं हम विलीय हमारा क्या है नाइट्रोजन है, इसका हमने मोल की संख्या मान ली N1, ठीक है, विलाय के मोल की संख्या हमने मान ली N2, जैसे भी पहले फार्मूले में किया था इसको मान लिया N2। अब अगर आपको किसी का मोल प्रभाज निकालें, यहाँ हमने नाइट्रोजन का ले रखा है, नाइट्रोजन का मोल प्रभाज में मिल गया है, तो मान लेते हैं XN2 है, इसका मोल प्रभाज में निकालना है, तो क्या होगा नाइट्रोजन का क्योंकि विलेय है तो N1/N1 + N2, ये मोल प्रभाज का टोटल फार्मूला होता है, यानी जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है उस अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की अवयव की मतलब मोलों की संख्या N1/N1 + N2। अब N2 हमारा जल है, तो जल के मोलों की संख्या मैंने भी बताया 55.5 मोल होता है, क्योंकि हमारा यहाँ विलायक भी क्या था, जल में था ना, यानी जल में घोला गया था। तो अगर आप इसकी वैल्यू XN2 हमने कितनी निकाला है, चाहे आप इसको यहाँ ही सॉल्व कर लीजिए ताकि आगे आपको यहाँ आसान रहे। इसकी जगह हमने रख दिया 1.29 इंटू 10⁻⁵, ये हमने यहाँ से निकाला था, बराबर N1 हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना ही है कि कितने नाइट्रोजन घुला हुआ है, तो N1 को हम यहाँ ऐसे ही रखते हैं बटे N1 + N2 हमें पता चल गया है 55.5, ठीक है। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिए, जब आप टोटल इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर है, ये मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रही हूँ कि जो N1 है ये टोटल आ जाएगा आपका 0.00071 6 मोल, ठीक है।
अगर आप इसको मिली मोल में भी चेंज करेंगे तो 0.716 मिली मोल आएगा, ठीक है।